हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर 4 चल रहा है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिस चैप्टर का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें आज हम देखेंगे डी ब्लॉक मतलब संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या के बारे में कि किस प्रकार से परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन होता है। जैसे आपको पता होगा बच्चों, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है और दोनों को जोड़ने का काम करता है, दोनों का संक्रमण का कार्य करता है, इसलिए उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के यदि वर्गीकरण के बारे में बात करें तो इसका मुख्य रूप से 4 श्रेणी है, 3D, 4D, 5D और 6D। मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो 4 संक्रमण श्रेणी है इसके, तो ये आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। और चारों संक्रमण श्रेणी में जो परमाणु त्रिज्या होती है सेम रूप से परिवर्तन होता है। अब हम यदि बात करें कि परमाणु त्रिज्या है क्या बच्चों, तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी। किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी जो है परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, जैसे आप सबको पता होगा परमाणु की अवधारणा आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि भाई परमाणु के मध्य में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है बच्चों। इस वृत्ताकार पथ को हम कोश कहते हैं या ऊर्जा स्तर कहते हैं। और यदि इसकी त्रिज्या की बात करें तो नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को, नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये नाभिक हो गया, इसके बाह्यतम कोश, इसके बीच की दूरी जो है वो रेडियस कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या कहला जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो डी ब्लॉक है बच्चों वो आपके एस और पी के बीच में स्थित है। इन दोनों के बीच में बेचारा डी स्थित है, तो दोनों को जोड़ने का काम करता है एस और पी को, इसलिए इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि दोनों को जोड़ता है। अब यदि इसकी परमाणु त्रिज्या, जब हमने आपको बताया था बच्चों कि श्रेणी में परमाणु त्रिज्या 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे तो कि समूह में या आवर्त में किस प्रकार से परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन होता है। तो जब बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, थोड़ा समझिएगा, तो हमेशा जो परमाणु त्रिज्या होती है कम होती है। क्यों? क्योंकि कोषों की संख्या फिक्स रहती है, कोषों की संख्या फिक्स रहती है, लेकिन उनमें बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए बच्चों जब भी बाएं से दाएं चलते हैं, पूरे यदि हम आवर्त सारणी में बात करें तो आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं चलते हैं, मतलब यहां से इधर की ओर चलेंगे बच्चों, तो कोष की संख्या तो समान रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण यानी नाभिक पर आवेश के बढ़ने के कारण हल्का जो है आकार कम हो जाता है। और जैसे संकुचित होगा तो त्रिज्या में क्या आएगी? कमी आएगी। मतलब एस से ये कम होगा और डी से कम पी होगा। सही है कि नहीं? यानी मैं आपसे कह दूं कि रेडियस की बात करूं डी का, तो भाई आपसे कहा कि जैसे ही बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। मतलब एस की अपेक्षा डी की परमाणु त्रिज्या थोड़ी सी छोटी होगी। और बच्चों फिर से जब हम पी की बात करेंगे तो पी की ओर जाएंगे तो और कम हो जाएगा त्रिज्या, तो ये हो जाएगा। यानी डी ब्लॉक के तत्वों का जो हमारे संक्रमण तत्व हैं इनकी परमाणु त्रिज्या एस ब्लॉक के तत्व से कम होगा। देखो ना, यहां पर देखो कम, और पी ब्लॉक के तत्वों से थोड़ा सा अधिक होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं बच्चों, तो कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोष फिक्स रहते हैं, लेकिन बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन के लगातार बढ़ने से आकार में हल्का सा कमी आ जाता है। और इसी संकुचन के कारण जब आकार में कमी आएगी तो त्रिज्या में कमी आ जाती है। ये मुख्य रूप से हो गया। और बच्चों यदि हम बात करेंगे ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, ये ऊपर से नीचे, क्योंकि यहाँ पे यदि डी ब्लॉक ने संक्रमण तत्वों में यदि समूह की बात करें तो समूह 10 होते हैं टोटल। मतलब 3 से लेकर के ये 12 तक का समूह होता है। ठीक है, 3 से लेकर के 12 तक का समूह होता है, मतलब टोटल 12 समूह होते हैं। और हमने आपको बताया था आयनिक त्रिज्या की बात करें चाहे परमाणु त्रिज्या की बात करें, ऊपर से यदि नीचे चलेंगे बच्चों तो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? चाहे हम आयनिक त्रिज्या की बात करें ये भी बढ़ेगा, चाहे हम परमाणु त्रिज्या की बात करें बच्चों, सब कुछ ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब सीधे कोषों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो पहले 1 कोष बढ़ेगा, 2 कोष बढ़ेगा,
कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के सापेक्ष कोष की संख्या ज्यादा मात्रा में बढ़ने का दायित्व रखता है, यानी जितना चाहिए इलेक्ट्रॉन उसका कहीं ज्यादा प्रभाव कोष पर पड़ता है। यानी एक आवर्त में जब ऊपर से नीचे की ओर आ गए, यानी वर्ग कहला गया, जब भाई इस आवर्त से नीचे वाले आवर्त में आते हैं तो कोष बढ़ जाने से, है ना, प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सीधा सीधा जैसे एक कमरा ही आपके घर में बढ़ गया और व्यक्तियों की संख्या कम है तो फिर खाली ही कमरा रहेगा। ऐसे ही जब ऊपर से नीचे चलते हैं हम, जब भी ऊपर से नीचे चलते हैं तो भाई कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए परमाणु त्रिज्या में पहला फैक्ट आप लिखोगे कि संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या उनसे पहले s ब्लॉक के तत्वों से कम होता है और p ब्लॉक के तत्वों से अधिक होता है। ये चीज क्लियर हो गया होगा। और बच्चों संक्रमण यदि हम केवल और केवल d ब्लॉक के तत्वों में यदि हम कंपेयर करेंगे, ये तो कंपेयर हो गया s और p के सापेक्ष, कि s और p के सापेक्ष क्या कंपेयर हो गया कि s की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है और p की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन जब हम डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या की बात करें तो जब बाएं से दाएं चलेंगे तो पहले से थोड़ा सा कम होगा, फिर लगभग स्थिर हो जाएगा तथा श्रेणी के अंत में फिर से थोड़ी से बढ़ जाएगा। इसके पीछे रीजन भी हम बात करेंगे बच्चों। अभी फिलहाल इतना समझो कि जब पूरे पीरियोडिक टेबल में हम तुलना करते हैं संक्रमण तत्वों की तो एस ब्लॉक के तत्वों से परमाणु त्रिज्या थोड़ा सा कम होता है और पी ब्लॉक के तत्वों से परमाणु त्रिज्या अधिक होता है। लेकिन जब हम पूरे केवल और केवल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे यहां पर आप देखो, ये आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं देखो कम होता जाता है, लेकिन बीच में ऐसा लग रहा है जैसा स्थिर हो गया होगा। स्थिर होने का कारण भी है, आगे हम बात करेंगे ऐसा क्यों हो जाता बच्चों। जब हम बात करते हैं कि लगातार धीरे धीरे कम होता है फिर बाद में स्थिर हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो स्पष्टीकरण देखिए कि जब 3D श्रेणी में पहले 4 तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगातार घटती है, देखो जरा 144 था, 132, 122, 117 हो गया, लगातार घटती है। लेकिन इसका कारण क्या है, क्योंकि नाभिकीय आवेश परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ता है, यानी लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती गई, जिसके कारण से आकार में कमी, त्रिज्या में कमी आई। 4s इलेक्ट्रॉन के आकर्षण को बढ़ाता है, इसलिए त्रिज्या घटती है। लेकिन चौथे तत्व से 9वें तत्व लगभग स्थिर रहता है। देखो 117 है, 117 के बाद 16 और 15, 17 लगभग समान है, सभी में लगभग समान है। इसके पीछे कारण क्या है, चौथे तत्व से 9वें तत्व पर लगभग त्रिज्या स्थिर हो जाती है, क्योंकि अब 4s इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आकर्षण को 3D इलेक्ट्रॉनों का जो आवरण है वो बढ़ने नहीं देता, है ना। 10वें तत्व की त्रिज्या फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि पूर्ण भरे 3D यानी 3D में 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपसी विकर्षण बढ़ जाता है। प्रत्येक श्रेणी में अंत में परमाणु त्रिज्या में थोड़ी सी वृद्धि होती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण भरे डी कक्षा के बीच प्रबल अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है, जो परमाणु क्रमांक में वृद्धि से नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने से यह आकर्षण बलों को दबाकर प्रभावित हो जाते हैं। अब आपको यहां पर थोड़ा समझ में आएगा, देखिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं बच्चों। बाएं से दाएं चलते हैं तो कम होता है, ये तो क्लियर है, फिर स्थिर हो जाता है, फिर अचानक बढ़ जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, ये बोला गया कि जैसे मैं स्कैंडियम की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है 3D1 और 4s2 होता है। वहीं पे जब हम कॉपर की बात कर लेंगे बच्चों, कॉपर की बात कर लेंगे तो कॉपर में क्या हो जाएगा 3D10 और 4s1 हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ गया, इस 3D में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, तो ये 3D इलेक्ट्रॉन जो है परिरक्षण प्रभाव कार्य करने लग जाता है। जैसे क्रोमियम है, इसमें 3D5 और 4s1 हो जाता है, तो इसके परिरक्षण के कारण ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो अंदर से उतना ज्यादा आकर्षित नहीं हो पाता, फलस्वरूप ये स्थिर रहता है, परिरक्षण का काम करने लग जाता है। जैसे भाई ये आपका नाभिक है, नाभिक के बाद पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और ये चौथा कोष। अब जब यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई भाई साहब, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन इनको बांध के रखा है, ठीक है, लेकिन इसके परिरक्षण, इन इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव के कारण इसका आकर्षण इस नाभिक से नहीं हो पाता, इसका आकर्षण इस नाभिक से नहीं हो पाता। फलस्वरूप
इसमें है कोई परिवर्तन नहीं होती, खिंचाव नहीं होता, इसलिए स्थिर बना रहता है। क्या होता बच्चों? स्थिर बना रहता है। यही कारण है कि पहले तो लगातार घटता है क्योंकि सब में S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आकर्षण बल बढ़ता है, लगातार घटेगा, लेकिन फिर स्थिर हो जाता है क्योंकि 3D में इलेक्ट्रॉन का आवरण है ना होता है बच्चों, जो परिरक्षण प्रभाव के कारण बाहर के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं होने देता। ठीक है, देखिए ना, समझिएगा, कारण समझिएगा। 3D श्रेणी के पहले 4 तत्वों में परमाणु त्रिज्या लगातार घटती, चलो घटती है, क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु क्रमांक के साथ साथ नाभिकीय आवेश परमाणु क्रमांक के साथ बढ़ता है, 4s इलेक्ट्रॉन के आकर्षण बढ़ता है। मतलब 4s में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन में नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है, फलस्वरूप त्रिज्या घटती है। चौथे तत्व के बाद 9वें तत्व लगभग स्थिर रहता है, क्योंकि अब 4s इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रभावी नाभिकीय आकर्षण 3D इलेक्ट्रॉनों का आवरण बढ़ने नहीं देता। मतलब 3D में जो मैंने आपको क्या समझाया, ये तीसरे कक्षा में जो D में इलेक्ट्रॉन है वो परिरक्षण प्रभाव के कारण इसको एकदम सीमा बना लेते हैं, फलस्वरूप इसका जो आकर्षण है उतना नहीं रह पाता। यानी 4s यानी बाह्यतम कोश 4s में जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D इलेक्ट्रॉन के कारण आकर्षण को बढ़ने नहीं देता, और जब आकर्षण बढ़ेगा ही नहीं तो फिर लगभग समान रहेगा बच्चों, है ना। और 10वें तत्व की त्रिज्या फिर बढ़ जाती है अचानक, सभी में देखो, जैसे इस पे 4D में चलोगे 144 से 154 हो गया, फिर इसमें 144 से 157 हो गया, तो सभी के लास्ट वाले एलिमेंट्स में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि जो D में 10 इलेक्ट्रॉन है पूरे, आपस में विकर्षण बढ़ जाता है। आपस में विकर्षण मतलब एक दूसरे को दूर जाने के लिए कोशिश करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर जाएगा तो आकार में वृद्धि होगी, सिंपल है। प्रत्येक श्रेणी के अंत में परमाणु त्रिज्या थोड़ी सी वृद्धि होती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण भरे डी कक्षक के बीच प्रबल अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब दूर जाने के लिए, जो परमाणु क्रमांक में वृद्धि से नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने से आकर्षण बलों को दबाकर प्रभावी हो जाता है ना। मतलब इस बार तो और एस को और धक्का देने की कोशिश करता है कि भैया तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले क्यों घटता है बच्चों? क्योंकि बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब आप समझिएगा कि मान लीजिए नाभिक है और इसका बाह्यतम पहला कोश हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फिर चौथा, तो ये जो चौथे में 4s इलेक्ट्रॉन है इसका प्रबल आकर्षण है, इस कारण से पहले घटता है। फिर अंदर वाले में जैसे 3D में ये 4s था, 3D में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो बाहर वाले का प्रभाव ही खत्म कर देते हैं, तो फिर वो स्थिर हो जाता है। और जब इसमें पूरे 3D में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे होने के कारण विकर्षण होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रतिकर्षित करते हैं, फलस्वरूप आकार बढ़ा, और आकार बढ़ने से कहीं ना कहीं त्रिज्या के मान में वृद्धि हो जाती है। अब जैसे हमने कहा कि समूह में जब ऊपर से नीचे चलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया, सारे कारण फैक्ट के साथ यहां पर है बच्चों, कि समूह में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। संक्रमण तत्वों की द्वितीय श्रेणी में परमाणु त्रिज्या के मान प्रथम श्रेणी की तुलना में अधिक होता है। अब तृतीय संक्रमण श्रेणी में संक्रमण त्रिज्या की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी से लगभग समान होता है। इसका कारण क्या है, तो स्पष्टीकरण यहां पर है कि प्रथम श्रेणी की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या अधिक होती है, क्योंकि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणुओं में नाभिक से ऊर्जा स्तर तेजी से बढ़ता है और बाह्य कक्षकों की संख्या में वृद्धि से आकार में वृद्धि हो जाती है। सिंपल है, मतलब कुल मिलाकर सीधा सा संबंध ये है कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर त्रिज्या में वृद्धि होती है, क्योंकि जैसे नीचे जाते हैं तो कोश की संख्या में वृद्धि हो जाती है। सिंपल, और कुछ भी नहीं बच्चों। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या का इतना ही है। आगे चलकर जब हम लेंथेनाइट संकुचन कराएंगे इसी से रिलेटेड रहेगा, तो वहां पे आपको थोड़ा फैक्ट समझ में आएगा। चलिए साथ में बात कर लेते हैं आयनिक त्रिज्या के बारे में, डी ब्लॉक की आयनिक त्रिज्या, क्योंकि लगभग सिमिलर रहता है बच्चों और कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आयनिक त्रिज्या का मतलब तो आप 11th क्लास में पढ़ ही लिए हुए होंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपका एलिमेंट्स है, जब इलेक्ट्रॉन दे देता है या इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो आयनित हो जाता है। कोई भी आपका एलिमेंट्स है, जब वो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है या किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो बच्चों आयनित अवस्था में हो जाता है, और फिर आयनित अवस्था में जो उसकी त्रिज्या होगी वो आयनिक त्रिज्या कहला जाती है। तो सेम कंडीशन रहता है, जैसे हमने कहा कि परमाणु त्रिज्या एस ब्लॉक से थोड़ा सा कम होता है डी ब्लॉक का, और पी ब्लॉक से अधिक होता है, तो सेम आयनिक त्रिज्या भी सेम होता है कि डी ब्लॉक के तत्वों की आयनिक त्रिज्याओं का रुझान भी परमाणु त्रिज्या के लगभग समान होता है। मतलब जो परमाणु त्रिज्या होती है बच्चों उसी के समान डी ब्लॉक के तत्वों की आयनिक त्रिज्या भी होती है, मतलब एस ब्लॉक से थोड़ा सा कम और पी ब्लॉक से थोड़ा सा अधिक होता है। ये तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित ही करेंगे
क्योंकि 2 पॉजिटिव होकर 3 पॉजिटिव भी हो सकता है। भाई 2 इलेक्ट्रॉन है दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन भी दे देगा, ठीक है। इसलिए आक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या लगातार घटती है। आयनिक त्रिज्या घटती है, इसका मतलब ये हो जाता है बच्चों, जैसे आवेश बढ़ा, प्लस आवेश बढ़ा है मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, और इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी मतलब आकर्षण कम होगा, आकार थोड़ा सा बढ़ेगा तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी बच्चों, सिंपल है, समझिएगा। ये तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसलिए आक्सीकरण अवस्था में बढ़ने के साथ आयनिक त्रिज्या घटती है। स्पष्ट है कि M3 पॉजिटिव की आयनिक त्रिज्या M2 पॉजिटिव की आयनिक त्रिज्या से कम है। यहां पर प्रभावकारी नाभिकीय आवेश में बढ़ने का कारण यह होता है कि त्रिज्या में कहीं ना कहीं कमी आती है। तो इसका कारण आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। संगम तत्वों की आयनिक त्रिज्या उसी आवर्त के प्रतिनिधि तत्वों S और P ब्लॉक के आयनिक त्रिज्याओं से कम होती है। इसका कारण भी प्रभावकी नाभिकीय आवेश बढ़ना है तथा d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक का ठीक से आवरण नहीं करना है। कुल मिलाकर के सिंपल है कि नाभिकीय आवेश यदि बढ़ता है तो आयनिक त्रिज्या थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, कम होता है। मेन फैक्ट है आयनिक त्रिज्या में यही चीज है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही कम बार पूछा गया, लेकिन परमाणु त्रिज्या से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो जानना जरूरी है। साथ में आयनिक त्रिज्या भी करा दिया ताकि आपके सिलेबस में भाई तो आप लोग लिख लें, नोट्स तैयार कर लें। बाकी कंपटीशन लेवल में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। यदि क्वेश्चन आएगा यदि आपके सिलेबस में तो परमाणु त्रिज्या से आ जाएगा कि परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, आवर्त में इसका या वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। तो आप लोग तैयार कर लेना, और जो भी डाउट हो बच्चों बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यदि आपको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा पर्सनल नंबर मैं शेयर करता हूँ हमेशा 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर से दे देता हूँ बच्चों 9685299149 ये मेरा पर्सनल नंबर। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।